तो जिस पोस्ट का आपको मई से इंतजार था उसकी नोटिफिकेशन अब आई है अगस्त में, या कह सकते हैं सितंबर में। तो ये जो एग्ज़ाम है IBPS, RRB, PO क्लर्क और उसके साथ जो और वैकेंसीज आती हैं ऑफिसर लेवल की, वो हैं। तो इसकी अगर हम बात करते हैं बहुत शॉर्ट में, सब कुछ आपको बता दूंगा मैं क्या चेंजेस हुए हैं, कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं जो आपको प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो 1 सितंबर से स्टार्ट है, 21 सितंबर तक चलेगा, सेम पेमेंट की डेट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जाम की ऑफिसर या फिर OA मतलब ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो नवंबर दिसंबर में शेड्यूल्ड है। मेन एग्जामिनेशन आपका दिसंबर से लेकर के फरवरी तक ऐसा शेड्यूल्ड है, देखते हैं आगे कब होगा। फिर आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आपका फरवरी मार्च 2026 में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इन पोस्ट के बारे में समझते हैं। तो इसमें जो पूरी नोटिफिकेशन है उसमें आपको OA की पोस्ट मिलेगी, ऑफिस असिस्टेंट की मतलब क्लर्क की, और यहाँ पे ऑफिसर, ये स्केल 1 2 3 तीन जो वैकेंसीज हैं उन पे भर्ती होती है। तो अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट की, तो ये 2 टियर में एग्जाम होगा ऑनलाइन, मतलब यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम होगा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क का जो एग्जाम है वो जो है केवल आपका मेंस एग्जाम तक ही सीमित रहता है, और जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपका ऑनलाइन जो मेन एग्जामिनेशन होता है उसमें मिले गए मार्क्स के आधार पे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। वहीं अगर ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन जब आप क्वालिफाई करते हैं तो शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू और फिर मेंस का जो एग्ज़ाम होता है में जो आपने नंबर पाए हैं उनको मिला करके फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है। फिर आपके ऑफिसर स्केल 2 और 3 की बात है, वो अगर आप एलिजिबल हैं उसके लिए तो आप दे सकते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। उसमें केवल सिंगल एग्जाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होता है। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कितने पार्टिसिपेटिंग रीजनल रूरल बैंक्स हैं, और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए होगी, तो हर एक प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज डिजायर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि ये राजस्थान मैंने मार्क कर रखा है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्यों अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। यहाँ पे हिंदी रिक्वायर्ड है, बाकी भी आप प्रदेशों को देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप हिंदी, उर्दू, संस्कृत कोई भी अगर इसमें से आपने पढ़ रखी है तो आप आसानी से एलिजिबल हो पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एक बात बहुत ध्यान से पढ़ने वाली वो ये है कि आपको आपकी कैटेगरी में कोई चेंज अलाउ नहीं होगा। जब आपकी एडिट मॉडिफिकेशन विंडो क्लोज हो जाएगी तो ध्यान से फॉर्म भरना है, वरना फिर अलाउ नहीं कर पाएंगे और आखिरी समय आप जाकर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वो कैटेगरी वाला पोर्शन ध्यान से भरिएगा। पहली एलिजिबिलिटी तो इंडियन वाली ही है, या फिर इंडियन हो, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, वो सब है। फिर आते हैं एज पे, तो एज अब देखिए 1 सितंबर से कैलकुलेट हो रही है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें छूट भी सकते हैं। 1 सितंबर से कैलकुलेट हो रही है। अगर हम क्लर्क की बात करें तो आपकी एज 18 साल से 28 साल होनी चाहिए, और यहाँ पे कुछ टेंटेटिव मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे डेट्स लिखी हुई हैं कि अगर इनसे पहले इनसे बाद हुआ है आपका जन्म तो आप एलिजिबल नहीं है। दोनों डेट्स इंक्लूसिव, मतलब इन डेट पे हुआ है तब तो दे सकते हैं, लेकिन इनसे बाहर हुआ है तो नहीं दे सकते। वहीं अगर PO की बात करें तो 18 से 30 साल की एज है, और यहाँ पर भी वो डेट्स लिखी हुई हैं। और अगर आप स्केल 2 में हैं तो 21 से 32 साल है, और स्केल 3 के लिए तो 21 से 40 साल की एज यहाँ पे ली जा रही है। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो वैसे का वैसा ही है जैसा आपको हमेशा देखने को मिलता है, तो वो आप अगर एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, तो अगर आप बिलोंग करते हैं तो एक बार क्राइटेरिया को ध्यान से देख सकते हैं। फिर आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 21 सितंबर 2025 से काउंट हो रही है। मतलब अगर आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपका रिजल्ट 21 सितंबर तक आ जाना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, क्लर्क की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर इक्विवेलेंट भी चल जाएगी। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ पे मस्ट है, ये आपको पता होनी चाहिए जिस भी RRB के लिए आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और एक डिज़ायरेबल यहाँ पे आपके साथ मतलब डिज़ायरेबल नॉलेज आपको होनी चाहिए कंप्यूटर की, मतलब कंप्यूटर चलाना आता है तो सर्टिफिकेट वगैरह है, या फिर आपने ग्रेजुएशन में कहीं भी पढ़ रखा है तो आपका काम चलेगा। ऑफिसर स्केल 1 की अगर बात करें तो इसमें भी बैचलर की डिग्री चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस का मतलब बहुत सारे बच्चे समझते हैं हमारा नहीं होगा क्या अगर हमने ये नहीं पढ़ा, नहीं हो जाएगा। प्रेफरेंस का मतलब ये होगा कि अगर सेम नंबर हो जाएगा आपका और आपने आर्ट साइड से पढ़ा हुआ है, इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा है, और कोई बच्चा होगा जो ऐसे BSc AG करके आया होगा तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब बस इतना है ना।
तो यहाँ पे अगर आपके पास डिग्री है एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, फॉरेस्ट्री की, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, या फिर पीसी कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉपरेशन इन आईटी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, तो इन बच्चों को ना प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़े हों आप अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर भी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डिमांड करी जा रही है कि आपको पता होनी चाहिए, और डिज़ायरेबल है कि आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, तो वो डिज़ायरेबल है। बाकी अगर आप स्केल 2-3 के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे फिर से वही बात बताई जा रही है कि आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो 21 सितंबर 2025 से पहले पूरा हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो इंटरव्यू के समय पे आपको निकाला जाएगा। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन की बात करी जा रही है कि अगर आपका सीजीपीए और जीपीए इस तरह का अवार्ड किया जा रहा है तो आपको जो एक सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना होगा कि ये जब इसको कैसे कन्वर्ट करके परसेंटेज बनाया जा रहा है। तो हर एक विद्यालय जो भी होता है वो यूनिवर्सिटी, वो जनरली मार्कशीट के पीछे ही से लिखे रहते हैं कि किस तरीके से परसेंटेज को कैलकुलेट करना होता है, और आपको वो कैलकुलेट करके परसेंटेज लिखना होगा जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे। सीजीपीए और जीपीए वगैरह नहीं भरिएगा, तो आपको वो भरना होगा। और ये कैसे कैलकुलेट करना होगा वहाँ पे बताया भी जा रहा है कि कैसे कैलकुलेट करना है आपको सारी चीज़ें, कि आपको पूरा जो भी आपके नंबर मिले हैं उसके जितना प्राप्तांक हैं, जितना पूर्णांक है, वो डिवाइड करके एग्रीगेट मतलब करके आपको लाना है। यहाँ पे इससे कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि सर क्या 60% चाहिए? नहीं, ये केवल बताया जा रहा है कि अगर आपके नंबर 59.99% आ रहे हैं तो आपको यही लिखना है, उसको 60% नहीं लिखना है, और डेसिमल के 2 अंक तक आपको लिखना होगा। मतलब जो भी आ रहा है आपको बस वैसे ही लिखना है। फिर यहाँ पे प्रोफिशिएंसी की बात की जा रही है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। ध्यान से देखिएगा इसे, कि ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क के लिए है कि क्या क्वालिफिकेशंस हैं प्रोफिशिएंसी के लिए। तो अगर आपने जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी आरआरबी के लिए, वहाँ पे जो भी है, जैसे मान लीजिए मैं कर्नाटक से अप्लाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कन्नड़ जो लैंग्वेज होगी वो डिज़ायरेबल होगी, वो प्रोफिशिएंसी में आएगी। तो अगर मैंने क्लास 8th या फिर उसके ऊपर किसी भी लेवल पे, मतलब 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन कहीं भी पढ़ रखा है, जो कि अगर मैंने किसी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पढ़ रखा है वो कन्नड़ लैंग्वेज, तब तो मुझे लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन अगर मैंने क्लास 7th या उससे नीचे कहीं पढ़ रखा है कोई भी लैंग्वेज, या फिर नहीं पढ़ रखा है कहीं पर भी वो लैंग्वेज कन्नड़, तब फिर मुझे लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर मैं उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं हूँ तो 6 महीने का समय मुझे दिया जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, ताकि मुझे वो प्रोफिशिएंसी मिल पाए। और ये बताया जा रहा है कि इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, कुछ रूल्स वगैरह हैं उनके अनुसार। लेकिन आपको ये डिज़ायरेबल होगा कि आपको उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना है, क्योंकि यार आरबी की पोस्टिंग रहेगी ना, तो बदली नहीं जाती। कि ये नहीं कि सर अभी क्या करेंगे, कर्नाटका में रहेंगे फिर थोड़े दिन के बाद हम यूपी चलेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो आपको उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, और नहीं हो पाते हैं, प्रोविजनल पीरियड जो भी आपका रहता है, प्रोबेशन पीरियड जो भी रहेगा, नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि एक्सटेंशन शुड नॉट बी बियॉन्ड द प्रोबेशन पीरियड, कि प्रोबेशन पीरियड के बाहर नहीं जा सकता, कि 1 साल या 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है उससे बाहर भी मिले नहीं, उस तक ही आपको होना चाहिए। नहीं हो पाएगा तो फिर आपको फिर जो परमानेंट पोस्टिंग है वो नहीं मिल पाएगी। फिर क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह की बात वही है कि आप डिफॉल्टर वगैरह नहीं होने चाहिए। यहाँ पे सारी फीस वगैरह लिखी गई। ऑफिस स्केल 1 2 3 के लिए क्या फीस है, 850 है, बाकी सब के लिए 175 है, SC ST PWBD के लिए 175 ही है यहाँ पे। अच्छा, ऑफिस स्टेंट की बात हो रही है, 175 है, SC ST PWBD SM BSM के लिए 850 है, बाकी सबके लिए। यहाँ पे अब आते हैं मेन, जहाँ पे चेंजेस हुए हैं उसकी बात करते हैं। आपको अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर दिख रहा है प्रीलिम्स का। यहाँ पे सब्जेक्ट तो वही है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें कोई चेंज नहीं, ये तो वैसे का वैसा ही है। चेंज कहाँ पे हुआ है, तो चेंज बेटा आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, ड्यूरेशन में। अब आपको दिख रहा है क्या, अगर पिछले साल का आपको याद हो, या उससे पिछले साल का, या उससे पिछले साल का, तो आपको पता होगा कि आरआरबी में कभी भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती थी। लेकिन अब 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, वो सब तो वैसे का वैसा ही है। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, सेक्शनल टाइमिंग ला दी। पहले 45 मिनट का कंपोजिट समय होता था कि आपकी मर्जी, आप रीजनिंग करो, आप मैथ करो, जैसे मर्जी करो वैसे करो। लेकिन यहाँ पे अब टाइम डाल दिया गया है कि आपको 25 मिनट मिलेंगे रीजनिंग के और 20 मिनट मिलेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के। और ये टाइमिंग हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो केवल इसी की तैयारी करते हैं उनका यहाँ पे कुछ अटेम्प्ट में गड़बड़ी ला सकती है। वैसे जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले उनके ऊपर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास समय है, तो मॉक वगैरह लगाएंगे तो अडॉप्शन वो आ जाएगी। लेकिन स्ट्रेटजी में चेंज अब करना पड़ेगा। ऑफिसर स्केल 1 में भी सेम चेंज हुआ है कि 25 मिनट और 20 मिनट का समय ला दिया गया, जो कि पहले 45 मिनट का हुआ करता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है साफ साफ
कि आपको दोनों ही टेस्ट में जो है मिनिमम जो कट ऑफ है वो लाना पड़ेगा, मतलब सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे ला दिया गया है, तो वो सेक्शनल कट ऑफ आपको पार करना पड़ेगा। कुछ एग्जाम में आपको देखने को मिलता है सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, लेकिन इस बार के जो भी एग्जामिनेशन हुए ना, सब में चेंजेस देखने को मिले कुछ ना कुछ। जैसे इससे पहले LIC AOA का था, तो उसमें तो यही ला दिया गया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, पैरेलल कोई भी डिग्री है तो मानेंगे नहीं। ऐसे कुछ चेंजेस ऐसे लाए जाते हैं हर जगह, तो ऐसे यहाँ पर भी बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे अगर मेन एग्जामिनेशन की बात करें हम, तो यहाँ पर भी सेम चीज करी गई है। सब्जेक्ट तो वही है, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी, और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी है। 40-40 यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। मार्क्स वैसे हैं कि आपके 50 नंबर इसके हैं, 20 आपके कंप्यूटर के, 40 GA के, 40 इंग्लिश और हिंदी के, और 50 न्यूमेरिकल एबिलिटी के। लेकिन ला दिया गया ड्यूरेशन। पहले ये 120 मिनट का एग्रीगेट टाइम हुआ करता था, कंपोजिट समय 120 मिनट का हुआ करता था। आपकी मर्जी, कंप्यूटर आपने 5 मिनट में करना है, 5 मिनट में कर लो, आगे बढ़ो। लेकिन अब आपको उसके लिए 15 मिनट मिलेगा, 40 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो आपको अब सेक्शनल टाइमिंग ध्यान रखना है। जैसे रीजनिंग में 30 मिनट का दिया गया है, कंप्यूटर में 15 मिनट का, GA में 15 मिनट का, इंग्लिश और हिंदी में 30-30 मिनट का है, और फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 30 मिनट का है। सबसे ज़्यादा आपको नुकसान कहाँ पे पहुंचेगा, वो सेक्शन मैं आपको बताऊं तो वो होगा आपका इंग्लिश हिंदी वाला जो सेक्शन है। आप जो भी चूज करेंगे, 30 मिनट का समय होगा, 40 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर आपको वो समय जो हो सकता है कि आप इंग्लिश में जितना आपको आता हो करके आगे बढ़ करके उस टाइम को मैथ या फिर रीजनिंग में दे पाते हो, अब नहीं दे पाएंगे, है ना। सेम चीज कंप्यूटर के लिए, ये 3 सब्जेक्ट ना आपके जो नंबर हैं उनको खाएंगे, जो कि आप रीजनिंग और क्वांट में लगा करके पूरे नंबर निकाल सकते थे या फिर ज़्यादा स्कोर कर सकते थे। तो टोटल 200 क्वेश्चन है, 120 मिनट है। फिर यहाँ पर हम आते हैं ऑफिसर स्केल 1 में। सेम चीज करी गई है, क्योंकि सब्जेक्ट तो वही सेम है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सेम है, मार्किंग भी क्या है यहाँ पे सेम आती है। बस अंतर कहाँ पे आता है, मतलब अंतर तो खैर मेरे ख्याल से कहीं नहीं है, अंतर आगे वही इंटरव्यू का होगा। बाकी तो यहाँ पे ड्यूरेशन भी इनकी क्या है, सेम ही है, वही 30 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, तो टोटल 2 घंटे का समय है। पहले यहाँ पर भी कंपोजिट समय हुआ करता था, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि इंग्लिश और हिंदी में ये ऑप्ट करना होता है जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं कि इनमें से आप क्या चूज करते हैं। इनमें से कोई एक ही एग्जाम देना होता है, दोनों नहीं देने होते, तो आपकी मर्जी। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि हिंदी का एग्जाम बहुत आसान आता है तो वही दे देंगे। वो बेटा तो आपको पता चल जाएगा जब आप हिंदी का एग्जाम दोगे, तब किस चीज़ें कैसे सिमिलर लगती हैं। तो ये तो हो गया एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात, जो कि बड़ा चेंज किया गया और आपको पता चल गया होगा कि अब आपको कैसे यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसकी सिंगल लेवल वाले एग्ज़ाम की, तो ये तो हमारे से उतना मतलब है नहीं, ये तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए है, बच्चे भी क्या होंगे। यहाँ पे बात करते हैं पेनाल्टी की, रॉन्ग नंबर की। क्या निगेटिव मार्किंग है? यस। तो ये प्रीलिम्स और मेंस और सिंगल लेवल एग्जाम जो है सब के लिए है कि आपको पेनाल्टी पड़ेगी अगर आपने गलत आंसर किया। तो वो कितनी होगी? 1/4 या फिर 0.25 ऑफ द मार्क्स, मतलब 1/4 की पेनाल्टी आपको पड़ेगी। वहीं कट ऑफ स्कोर की बात करें, साफ साफ बताया गया है कि ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन में आपको हर एक टेस्ट में मिनिमम स्कोर लेकर के आना ही पड़ेगा, वरना आपका जो टेस्ट है वो या फिर एग्जाम है वो कैंसिल ही समझा जाएगा। उसके बाद जो ओवरऑल एग्रीगेट कट ऑफ बनेगी स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, वो अलग है। सेम चीज आपकी ऑफिसर स्केल 1 के लिए है। और इसके बाद यहाँ पे तो खैर आपका जो ऑफिस असिस्टेंट है मेन के बाद तो स्टाफ हो जाता है। ऑफिसर स्केल 1 में तो फिर अगला भी आता है, वो होता है इंटरव्यू का यहाँ पे पार्ट। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो पोस्ट है मार्क ऑब्टेन ओनली इन मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग, कि भाई जो मेंस में नंबर मिले उसी के आधार पे फाइनल मेरिट लिस्टिंग होगी। स्केल 1 के लिए ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट लिस्टिंग। यहाँ पे आपका जो मेन एग्जामिनेशन है उससे आपको जो भी नंबर मिले उससे आपका इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट होगा। उसके बाद फिर इंटरव्यू और मेन एग्जामिनेशन को मिला करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब आते हैं इंटरव्यू वाले पार्ट पे, जो कि केवल पीओ और स्केल 1 2 मतलब स्केल 2 और 3 के लिए यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे वही सारी बातें बताई गई हैं कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बताया गया है कि जो इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का होगा और जो मिनिमम क्वालिफाइंग यहाँ पे नंबर होने वाले हैं वो 40%, मतलब 40 नंबर कम से कम 100 में से पाने हैं। 35 है SC ST OBC PWBD के लिए। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि रिलेटिव वेटेज है मेन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन वाला और इंटरव्यू का 80-20 का होने वाला है। मतलब
आपके जो भी नंबर आएंगे मेन का उसका 80% और इंटरव्यू का 20% लगा करके मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगी। फिर यहाँ पे एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो कंबाइंड स्कोर है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। और यहाँ पे अगर आप फेल हो जाते हैं इंटरव्यू में, मिनिमम नंबर नहीं पाते, मेंस में भले ही बहुत अच्छा कर रखा हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो ये सारी बातें ना आपको ध्यान रखनी चाहिए। मतलब अगर इनमें कई सारे बच्चे इंटरव्यू में सोचते हैं अब तो मेंस में बहुत अच्छा हुआ है तो हम आगे चल करके इंटरव्यू खराब ही हो तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब हमारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एक बात और देखिए, लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड क्वालिफाई इन बोथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन इन सिंगल एंड कॉमन इंटरव्यू बी सफिशिएंटली हाई इन मेरिट लिस्ट टू बी शॉर्ट लिस्टेड। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया तो उसके बाद आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाना है, वो पूरी मेरिट लिस्ट बनेगी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो आपका वो डीवी वगैरह होता है, तो आपको सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेकर के जाने, वहाँ पे चेक होते हैं वो क्या क्या होंगे, वो यहाँ पे लिखा है। खैर ये बहुत बात की बात है, इसे आप बाद में भी देख सकते हैं। पहले तो प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने पे ध्यान लगना चाहिए। अब अगर प्रोविजनल अलॉटमेंट की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है किसी तरह का चेंज मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक एडिट विंडो है, आप कर लीजिए, वरना उसके बाद कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। स्केल 1 और ऑफिस 10 की बात करें तो इनका जो प्रोविजनल होगा रिस्ट्रिक्टेड होगा विद इन द आरआरबीज ऑफ स्टेट ऑफ टेट, कि आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहीं तक आपका स्कोप लिमिटेड है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है कि 2 या अधिक जो कैंडिडेट हैं उनके सेम स्कोर आते हैं तो मेरिट ऑर्डर डिसाइड होगा डेट ऑफ बर्थ के आधार पे। मतलब जो व्यक्ति ऐसा होगा, जो बच्चा ऐसा होगा जिसकी उम्र ज़्यादा हुई उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, और जो जूनियर होगा उसे प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सब तो लक फैक्टर का काम है। वैसे जनरली होता नहीं, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अब आते हैं फाइनली यहाँ पे वैकेंसीज पे। तो वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो ये क्लर्क वाली वैकेंसीज हैं, तो आप हर एक स्टेट में देख पाएंगे कि हर एक स्टेट में वैकेंसीज टोटल कितनी हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे आती है 1725 वैकेंसी। कहाँ पे? राजस्थान में। अब आपको समझ में है मैंने राजस्थान क्यों बात करी थी। राजस्थान ग्रामीण बैंक में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं 1725। उसके बाद आता है नंबर यूपी का, वरना उत्तर प्रदेश में जनरली सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रहती हैं। यूपी का आता है, इसमें 1000 वैकेंसीज आई हुई हैं टोटल की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आता है कर्नाटक का नंबर जिसमें 800 वैकेंसीज हैं। बाकी स्टेट में भी वैकेंसीज हैं लेकिन कम ज़्यादा हो सकती हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि आपके स्टेट में कैसी वैकेंसी है। किसी और स्टेट जैसे यूपी वाले चाहें तो राजस्थान से भी दे सकते हैं क्योंकि हिंदी तो पढ़ ही रखा होगा, राजस्थान वाले चाहें तो यूपी से भी दे सकते हैं, तो वो हो सकता है। ध्यान रखिएगा जिस स्टेट में जितनी ज़्यादा वैकेंसी है उस स्टेट में उतना ज़्यादा कंपटीशन भी होगा, एक सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है वैकेंसी ज़्यादा है तो आपके चांसेस भी ज़्यादा हैं, वहाँ पे उतने बच्चे भी जाते हैं, है ना। वहीं पे अगर ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो कर्नाटक में 500 वैकेंसी है, और फिर यहाँ पे राजस्थान में भी 500 है, और यूपी में भी 500 वैकेंसीज आती हैं। मतलब ये 3 स्टेट हैं जिन्होंने वैकेंसी में टॉप किया है कि यहाँ से अगर आप आसपास से हैं, पढ़ रखे इन स्टेट की लैंग्वेज, तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी भी स्टेट हैं, लेकिन कुछ स्टेट हैं जैसे मणिपुर वगैरह में तो केवल एक ही वैकेंसी, थोड़ा छोटा राज्य भी है तो एक ही वैकेंसी वहाँ पे, तो वहाँ पे तो कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। बाकी ये वैकेंसीज का यहाँ पे नंबर है, बाकी आप वैकेंसीज देखेंगे स्केल 2 वगैरह की तो आगे है, इनके नंबर तो काफ़ी कम है। अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूँ तो जैसे यहाँ पे क्लर्क की बात है तो क्लर्क में टोटल जो वैकेंसीज हैं इस बार 7900 प्लस है, मतलब 7972 के आसपास वैकेंसीज आई हुई हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं क्लर्क में इस बार। बस ये है कि स्टेट डिपेंडेंट ये वैकेंसीज होती हैं, तो टोटल से उतना लेना देना नहीं है अगर आपके स्टेट में वैकेंसी कम है। वहीं अगर क्लर्क की यहाँ पे ऑफिसर की बात करें तो 3900 के आसपास आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो अगर टोटल ग्रैंड टोटल करें, जैसे ये आपका ऑफिसर स्केल 2 वगैरह की वैकेंसीज हैं, तो टोटल मिला करके ना 13,000 प्लस वैकेंसीज इस बार आई हुई हैं। पिछले सालों से थोड़ा 2-2,500 वैकेंसीज क्या हैं, ज़्यादा हैं, क्योंकि क्लर्क में वैकेंसी इस बार ज़्यादा आई हुई हैं। तो ये है इस बार का टोटल का आंकड़ा। मतलब अच्छी वैकेंसीज हैं, आपके चांसेस भी अच्छे आते हैं, अगर आप अच्छी मेहनत कर पाएँ इसमें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसीज ज़्यादा हैं, थोड़ा नंबर आपके अच्छे मिल सकते हैं। डिपेंड करता है आप अगर उस स्टेट से अप्लाई करें जहाँ वैकेंसीज मिल रही हैं। बाकी आप एग्जाम सेंटर वगैरह देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ पे है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, जो हमेशा रहता है कैसे फॉर्म बनना है, फोटोग्राफ टाइप और वो जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह, वही सब है। तो ये थी आपकी पूरी मेन इंपॉर्टेंट डिटेल। इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसे पूरा कंप्लीटली देख पाएंगे। अगर कुछ मिस हो गया हो तो उसे आप भी नोट कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये मौका अच्छा है, हाथ से जाने मत दीजिए।
आपको अगर वीडियोस चाहिए आरआरबी के तो आप चैनल पे बने रहिए, मैं आपको इसके बहुत सारे वीडियोस देने वाला हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।